6 जजेस के ख़त के मामले पर पेशरफ्त हो गई है और वफाकी काबीना ने जजेस के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमीशन की एक मंजूरी दे दी है, जिसका ऐलान पहले ही हो गया था, लेकिन अब सरबराह वगैरह का भी तयन हो गया है। TORs भी मंजूर कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक ये क्या हैं TORs नहीं पता लग सका है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जीलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। अब अपेरेंटली नज़र ये आ रहा है कि कमीशन पर एतराज़ात तो होंगे। कल हमारे पास सेनेटर वलीद इकबाल थे, उन्होंने कहा जी तो इसकी तो फुल कोर्ट हेयरिंग होनी चाहिए, जो लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए। उन्हें शदीद रिजर्वेशंस थे। PTI इससे पहले भी इस कमीशन की मुखालफत कर चुकी है, जो किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में बनाया जा रहा है वो हाजिर जजों की के साथ बनाया जाए। सीनियर मोस्ट 5 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस करें, वो कमीशन बैठे, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इस किस्म की कोई भी कार्रवाई कराते हैं तो वो अदलिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल पैदा करेगी। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस का फर्ज था कि उन्हें आर्टिकल 184(3) के तहत सो मोटो लेनी चाहिए थी। हाजिर सर्विस जज की सरबराही में इस मामले की तहकीकात की जाए। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि वो हाजिर सर्विस जज साहिबान जिन्होंने ये ख़त लिखा है, तहरीरी शिकायत दी है, जब वो अपने आप को मुबैना तौर पर हरासा करने और तंग करने और दबाव डालने वालों को अदालत में नहीं बुला सके, अपने फ़ैसलों में कुछ नहीं कर सके, तो एक और हाजिर सर्विस जज क्या कर लेंगे। खैर, तहरीक इंसाफ का पहले से ही मुखालफत का ऐलान अपेरेंटली ये बता रहा है कि वो नताइज को तो कबूल नहीं करेगी इस कमीशन के। और इस मामले में लेट्स सी किस तरह सियासत की जाती है। लाहौर में होने वाले वफाकी काबीना के इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की, जिसमें मईशत, ज़राअत, सनत, तजारत, IT और तालीम समेत मुख्तलिफ वजारतों के अहदाफ टारगेट्स मुकर्रर किए गए हैं। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात का भी तस्करा किया है। वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे सर्टनली हम बात करेंगे और इस बारे में क्लैरिफिकेशन लेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आवाज़ आ रही है सर आपको? जी मुझे आवाज़ आ रही है, मगर कुछ टूट के आ रही है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपकी बात हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे हमारा राब्ता किस तरह ज़रा बेहतर तरीके से हो सके और हम बात को आगे बढ़ा सकें। अगर ये मामला, ये जो कमीशन वाला और तहकीकात वाला मामला कल को अदालत जाता है और अदालत में इसको समाअत के लिए मंजूर किया जाता है, तो हुकूमत को कोई एतराज़ होगा? देखिए, मैंने आपको पहले गालिबन में अपना नुक्ता नज़र आप पे वाज़े नहीं कर सका। ये अदालत के फैसले के तहत कमीशन तश्कील दिया गया है। अगर ये मामला अदालत में जाए तो हमें उसमें क्या एतराज होगा? फुल कोर्ट इजलास में मीटिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मीटिंग एंड अ हियरिंग। तो अगर ये हियरिंग के लिए भी आगे कंटिन्यू होता है तो फिर यू वुड हैव नो रिजर्वेशंस रिगार्डिंग इट। जी, हमें किस बात की रिजर्वेशन होगी? अच्छा, अब मलिक साहब ये बताइएगा, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वज़ीर ख़ारिजा को शामिल किया गया है, किस तरह से वो सूबों और वफाक के माबैन मामलात को हैंडल करेंगे, इन व्हाट कैपेसिटी? देखिए, इस वक्त तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो काबीना की तरफ से होती है CCI में। तो अगर वफाकी हुकूमत की तरफ से किसी को भी ये दी जाती है ड्यूटी कि वो रिप्रेजेंट करें इकाई को या वफाक को, तो इसमें कोई भी काबिल एतराज़ चीज़ नहीं है। मेरे कम अज कम, मैं अपने आप को कानूनी और आईनी माहिर नहीं समझता, लेकिन मैंने गालिबन ये कहीं आइन में तहरीर हुआ नहीं देखा कि किस वज़ीर को भेजा जाए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। और इसमें आपको लगता है कि वज़ीर ख़जाना नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है? सूबों और वफाक के दरमियान बहुत से माली मामलात भी होते हैं, NFC अवार्ड भी होता है, सो इट डजंट मैटर। बहुत से माली मामलात, जी बहुत से माली मामलात होते हैं, मगर बहुत से मामलात होते हैं। बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक वजारत पेट्रोलियम से है। मसलन गैस के जो तमाम मामलात हैं उसका ताल्लुक तो वजारत पेट्रोलियम से है। तो इसका मतलब है कि या तो तमाम वज़ीर वहाँ पे मौजूद हो या तरफ से जिस वज़ीर जाए कि वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करे। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो ना फिर इस मामले से भी आपको कहीं रीट्रैक करना पड़े?
तो देखिए, वो किसी भी मामले से रिट्रैक्ट करना, किसी भी चीज को रिवाइज करने में तो कोई बुराई नहीं है। ये काबीना की स्वाददीद है, वजीर आजम की स्वाददीद है। किसी भी वक्त वजीर आजम अगर किसी चीज की खुद सरबराही ना कर रहे हो तो किसी भी सीनियर वजीर को ये जिम्मेदारी दे देते हैं कि उनकी अदम मौजूदगी में वो किसी मामले को या किसी कमीशन को या किसी को सरबराही करें। तो इसको कुछ रिट्रैक्ट करना आगे पीछे जाने वाली बात तो है नहीं। अगर वजीर आजम मुतादा सब सब्जेक्ट है तो किसी और जिम्मेदारी। कमिंग बैक टू द इंक्वायरी कमीशन ऑफ जजेस का ये जो खत सामने आया था, मलिक साहब, हम काफ़ी दिन से ज़ाहिर है इस पे बहस कर रहे हैं, बात हो रही है, डिस्कशंस हो रही हैं। ये मामला आपका नहीं है, मामला बहुत पुराना है। PMLN भी शिकायत करती रही है कि जब उनके केसेस की बारी आती थी तो जजेस पर किस किस तरह का दबाव होता था। ये ऐसी हकीकत है जो किसी से अब ढकी छुपी भी नहीं है। और अगर अब भी ऐसा हो रहा है और जजेस ने लिखा है, तो आपको लगता है कि फॉर वंस एंड ऑल ये प्रैक्टिस अब ठीक होनी चाहिए? जी, मैं समझता हूँ इसीलिए तो कमीशन को तश्कील दिया गया है। अगर हम ना चाहें कि इसकी तहकीक की जाए, ये एक बड़ा सीरियस अमर है कि हमारे हाई कोर्ट के जजेस ने एक खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसी की तहकीक करने के लिए। और अगर कोई भी अगर आप उसके TORs पढ़ लें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी जिम्मेदारी होगी या करेक्टिव एक्शन होगा उसकी तमाम रिकमेंडेशंस इस कमीशन की तरफ से आएगी। और जो लोग जिम्मेदार होंगे, जो अगर उन पे इंटिमिडेशन या हरासमेंट या दबाव साबित होता है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए आपके ख्याल में उनके खिलाफ? जी, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर मैं कोई भी बात करूंगा तो मैं कमीशन को अंडरमाइन करूंगा। कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें, इस बात का तयन करें कि क्या क्या बात और फिर कार्रवाइयां भी सजेस्ट करें हैं और क्या करेक्टिव। जी, और एग्जैक्टली वो TORs में लिखा हुआ है कि करेक्टिव एक्शन जो है वो कमीशन की तरफ से आएंगे। तो इस वक्त अगर कोई भी शख्स उस पर तबसरा करने की कोशिश करेगा तो कमीशन बनने से पहले ही उसे अंडरमाइन कर रहा होगा। एक्शंस आएंगे या फिर जो इंटरफेयर करते रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी किस तरह होनी है ये भी कमीशन बताएगा? ये कमीशन के TORs में तमाम चीजें लिखी हुई हैं। इस वजह से जब आप बार बार ये सवाल पूछते हैं तो मुझे प्रॉम्प्ट ऐसी मिलती है कि मैं कमीशन नहीं सर, आपने अभी मुझे खुद कहा कि करेक्टिव मेजर्स बताए जाएंगे, एक होती है अकाउंटेबिलिटी। चलिए हम आपसे जनरल पर्सपेक्टिव लेते हैं, आपको लगता है आपके ख्याल में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? देखिए, आप सुनिए, एक तो ये मुझे एको आ रही है, अगर आपका जो बैक ऑफिस है उस एको को खत्म कर सके तो मैं ज्यादा बेहतर बात कर सकूंगा। इस वक्त जब मैं बात करता हूँ तो मुझे अपनी बात में सफाई देती है। चलें, दैट कैन बी रियली अनोइंग, आई अंडरस्टैंड। आप हमारा टेलीफोन अटेंड कर लें, हम आपको भी कॉलिंग यू डायरेक्टली, इज दैट ओके? जी, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ये ज्यादा चलें, ठीक है, वी विल जस्ट कनेक्ट विद यू। वैसे तो हमने कमीशन वाले मामले पे काफ़ी गुफ्तगू कर ली है, अब कमीशन बन गया है। PTI अपना करेगी, वो अपने एहतजाज के दायरा कार को कितना फैलाते हैं, कितना वसी करते हैं, लेकिन अब कमीशन क्या फाइंडिंग्स देता है, उसके बाद क्या करेक्टिव मेजर्स बताता है और क्या उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी हो पाती है, कमीशन इस सिलसिले में भी कुछ सजेस्ट करता है या नहीं, दैट इज़ ऑल येट टू बी सीन। इसलिए इस पर कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त सर्टनली है। अच्छा जी, मलिक साहब हैं हमारे साथ मौजूद? जी मलिक साहब, एक तो अपनी गुफ्तगू कंप्लीट कर दीजिएगा कमीशन से मुताल्लिक। फिर एक और बात, क्योंकि परसों तरसों से लोग जो है ना, पर्टिकुलरली जो मेहनत कश तबका है, जो मुतवस्सत तबके के लोग हैं, बहुत परेशान भी हैं और पूछ भी रहे हैं हमसे। ज़ाहिर है लोग कहीं भी मिलते हैं पूछ लेते हैं, भाई पेट्रोल बता दें कितने रुपए बढ़ रहा है, फ़लाना रुपया बढ़ रहा है, 40 रुपये बढ़ रहा है, 50 रुपये बढ़ रहा है। एक इज़्तिराब की कैफियत है। वुड यू लाइक टू गिव सम क्लैरिटी ऑन दैट? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो हम रब्ता करके पूछ के ही रहेंगे। सो हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, बट दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ ट्रू दैट लिटरली मुसलसल 3 दिन हो गए हैं
मेरा कहीं भी जाना हो रहा है, किसी दुकान चले जाएं, आप किसी से मिलने चले जाएं, कोई ना कोई ज़रूर ये सवाल पूछ रहा होता है कि पेट्रोल की कीमत में कितना इजाफा हो रहा है, क्योंकि एक तो फिगर भी आवाम में फैला हुआ है, भाई 50 रुपये फ़ी लीटर बढ़ रहा है। ये हम पूछ लेते हैं मुसद्दिक मलिक साहब से। मलिक साहब, बड़ा इस्तराब है आवाम में पेट्रोल की कीमत को लेकर, सो उस पर कुछ क्लैरिटी दे पाएंगे आप हमें? जी, पेट्रोल की कीमत जो है उसके ऊपर तबसरा करना समरी के अप्रूव होने से पहले बड़ा इररिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज आपको मालूम है इससे पहले भी लोग होल्डिंग शुरू करते हैं या बेचना शुरू कर देते हैं या रोकना शुरू कर देते हैं। इस वजह से जब तक समरी अप्रूव नहीं होगी तब तक उस पर तबसरा करना बहुत गैर मुनासिब होगा। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि पेट्रोल की जो कीमत है उसके ऊपर किसी का भी कोई इख्तियार नहीं होता। पेट्रोल की कीमत के अंदर दो चीजें कार फरमा होती हैं। पहला तो ये कि अब जो बैनुल अक़वामी मंडी है उसमें इस वक्त तेल का भाव क्या है, यानी ये जो तेल की कीमत है इसका तायुन किया जाता है बैनुल अक़वामी सतह पे, और किसी भी मुल्क इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स या ये बात तो पाकिस्तानी अवाम बखूबी समझ चुके हैं, लेकिन वो इजाफी टैक्सेस वगैरह से जरा परेशान रहते हैं। जी, इस वक्त कोई इजाफी टैक्स की कोई ऐसी चीज हमारे सामने नहीं आई। अगर समरी में कोई चीज सामने आएगी तो आपके सामने आ जाएगी, लेकिन जो असल कीमत में इजाफत होती है उसके मैंने आपको वजह बताई। एक बैनुल अक़वामी कीमत है, कीमतें बढ़ती हैं तो बढ़ेगी, और दूसरा रुपए और डॉलर का तनासुब है। अगर रुपया कमजोर हो जाए, हम डॉलरों में ये तेल खरीदते हैं और यहाँ पे रुपयों में भी बेचते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि पेट्रोल पंप से सारे रुपए जो हमें दिए जाते हैं, जब हम डॉलरों में उसको खरीदने जाते हैं पेट्रोल को, अगर उस वक्त डॉलर की कीमत बढ़ जाए और रुपया घट जाए तो उससे भी फ्यूल पे सेल्स टैक्स का भी कोई इरादा है या कोई प्लान है, ऐसी कोई बात है? इस वक्त इसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया गया। तजवीज़ है लेकिन IMF की तरफ से? जी नहीं, मेरे सामने इस वक्त कोई तजवीज़ ऐसी नहीं है। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर बीइंग। बहुत शुक्रिया जी। कराची में आपको पता है, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले भी रमज़ान के दिनों में तो और ज़्यादा इशू बढ़ जाता है। आज का नहीं है, बहुत सालों पुराना मसला है स्ट्रीट क्राइम का, और लोग शहरी डकैतों के निशाने पर होते हैं। कराची में कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें कभी ना कभी कोई ना कोई वारदात ना हुई हो। एक रेगुलर गुफ्तगू होती थी एक ज़माने में कि भाई आपके साथ कितनी दफ़ा हो चुका है वाक़या, या आपके साथ कितनी दफ़ा हो चुकी है वारदात। अब तो उस स्टेज से भी लोग आगे गुजर गए हैं। अब हो ये रहा है कि ज़रा सी मुज़ाहमत पर बच्चों की, नौजवानों की जान जा रही है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है। दिस इज़ द रियल ट्रेजेडी। और कल हमने एक और वाक़े का जिक्र किया था कि एक नौजवान जिसके 2 बच्चे हैं, जिसके वालिद साहब एक शायर भी हैं, जिसके दादा भी शायर थे, और ज़ाहिर हालात ख़राब होंगे तभी डिलीवरी का काम कर रहा था ना, और जॉब चली गई थी कुछ अरसे पहले। जस्ट लुक एट हिज चिल्ड्रन। ये अब नौजवान इस दुनिया में नहीं है। ही वॉज जस्ट 37 ईयर्स ओल्ड। इसका क्या कसूर था? इसने ज़रा सी मुज़ाहमत की होगी, या शायद मुज़ाहमत की भी ना हो, डाकुओं को लगा हो कि मुज़ाहमत कर सकता है, उन्होंने मार दिया, मौके पर मार दिया, और इसका पूरा घराना इस तरह ज़ाहिर है बेयारो मददगार ही हो गया। इन बच्चों के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे। गुज़श्ता 4 माह में डकैती में मुज़ाहमत पर 48 अफराद को कत्ल किया जा चुका है, और सिर्फ रमज़ान में 18 दिनों में स्ट्रीट क्राइम की 4,450 से ज़ायद वारदातें हुई हैं सिर्फ रमज़ान में, और मुज़ाहमत पर 9 शहरियों को कत्ल किया गया है। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शर्जील साहब, ज़ाहिर है स्ट्रीट क्राइम मसला है, शुरू से है, जहां बड़े जराइम कराची में तो बहुत ही बुरे हालात होते थे एक ज़माने में, किडनैपिंग फॉर रैंसम, टारगेट किलिंग, वो इफरीत ज़रा थमा, तो स्ट्रीट क्राइम का ऐसा जिन है जो अब लग रहा है कि बेकाबू हो गया, और पर्टिकुलरली रमज़ान में तो बहुत ही उरूज पर होता है यह मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये बहुत अफसोसनाक बात है, और ये अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखें कि हमेशा आपकी बात राइट किया, रमज़ान में ही ईद का टाइम होता है तो उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं। इसको मैं 2 चीज़ें इसको करूँगा। एक तो इसको डेफिनेटली इट इज़ हाईली कंडेमनेबल, लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त आपके पास गुर्बत और महंगाई है, ये एक इसका ज़रूर क्या है फैक्टर के, ये महंगाई और गुर्बत की वजह से भी ये चीज़ें हैं, और बेरोज़गारी भी इस वक्त है, तो उस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं। बट अगेन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म करें,
कुछ में अनफॉर्चुनेटली कुछ में कैजुअलिटीज भी हुई हैं और वो बहुत अफसोस की बात है। और गवर्नमेंट इसमें कोशिश कर रही है, पुलिस जो है वो डेली बेसिस पे लोगों को अरेस्ट भी कर रही है, लोगों को अरेस्ट करके फिर खिलाफ मुकदमा भी बनाए जाते हैं। लेकिन जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ये ना सिर्फ कराची की बात नहीं है, ये कराची में भी है, लाहौर में भी है, बाकी जगहों पे भी है और पिशावर में भी बहुत स्ट्रीट क्राइम है। लेकिन मैं किसी का कंपैरिजन देके इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना कहूँ कराची एक बहुत बड़ा शहर है और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें आया है, जो पुलिस के रिकॉर्ड में भी है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में मुकीम है, सबसे ज्यादा जब लोग गिरफ्तार होते हैं तो ज्यादा तादाद उन इलीगल इमिग्रेंट्स की हैं जो इस तरह की वारदातों में मुलविस हैं। तो डेफिनेटली उसके लिए शकील साहब, आप कंपैरिजन नहीं दें, लेकिन हम लोग ज़रूर उन शहरों की भी बात करते हैं। परसों लाहौर की सूरत हाल पर पंजाब पुलिस हमारे साथ थी, आज कराची पे हम आपसे बात कर रहे हैं। हर जगह का मसला है, लेकिन कराची ज़ाहिर है बड़ा शहर है और बहुत पुराना ये मसला है। क्या करना है अब? इलीगल इमिग्रेंट्स भी हो गए, आप और हम, मेरा ख्याल है कि हम अपनी पुलिस की, मैं कोई मुझे कहता है ना पुलिस में सलाहियत नहीं है, आई डोंट बाय दैट। पुलिस में सलाहियत है। अगर इलाके का SHO चाहे तो आपको लगता है कि उसके इलाके में अगर वो चाहे, उसकी विल हो कि जुर्म ना हो तो जुर्म होगा? देखिए, आपकी बात मैं एक तरह से कहूँगा कि जी ये पहले रुझान बिल्कुल था कि इलाके के SHO को सब चीज़ें पता होती थी। अब आप अगर पॉपुलेशन का इंस्पेक्ट देखें और पुलिस की अगर तादाद भी देखें ना, तो मैं समझता हूँ कि जितना अगर दुनिया में इंटरनेशनल एक रेशो है, उससे हमारी पुलिस की जो है तादाद वो कम है, पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है। इंटरनेशनली तो कहते हैं कि जी हर 89 या 90 पॉपुलेशन पे एक पुलिस का एहलकार होना चाहिए, हमारे पास उससे तादाद कम है। डेफिनेटली उसको भी कैपेसिटी भी एनहांस की जा रही है, लोग भी ज़्यादा भर्ती किए जा रहे हैं। बट डिसाइड दिस मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको कहा कि जैसे इलीगल इमिग्रेंट इज नॉट स्मॉल थिंग। पूरा पाकिस्तान आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट, मुल्क के तमाम इदारे, वो सब इसमें है कि जी इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जाए, क्योंकि जब वो आ रहे हैं उनके पास यहाँ ना खाने के लिए कुछ चीज़ें, ना उनके पास कोई यहाँ पे रोजगार है और उनकी वाहिद जो सोर्स है वो यही क्राइम है। मैं सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है, लोकल भी हमारे पास इस तरह के काफ़ी लोग हैं। और फिर मैंने आपको कहा जो मेन चीज़ है डेफिनेटली वो इकॉनमी की जो कंडीशन है, दिस इज वन ऑफ द कॉस्टिंग। कोई मैं किसी को डिपेंड नहीं कर रहा, कोई भी शौक से तो आके स्ट्रीट क्राइम नहीं करता होगा डेफिनेटली, लेकिन ये कि बेरोजगारी है, महंगाई है, जिसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा होती है। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वक्त नए होम मिनिस्टर साहब आ चुके हैं, वो भी डे टू डे बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब खुद बहुत ज़्यादा कंसर्न है, उन्होंने इजलास भी बुलाया था, आते ही उन्होंने कहा भी था कि स्ट्रीट क्राइम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब उन्होंने चार्ज लिया था चीफ मिनिस्टर, तो पहला काम उन्होंने कराची के स्ट्रीट क्राइम लॉ एंड ऑर्डर पे इजलास बुलाया था सर। उसके बाद हमने कुछ पेशरफ देखी, MOU वगैरह भी हो गया। वो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जिसकी पता नहीं सभी लोगों से हम बात कर चुके हैं और कितने सालों से कर रहे हैं। सिंध पुलिस ने अपने कोई 2200 कैमरे तो लगाए हुए हैं, लेकिन सेफ सिटी कब तक एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो जाएगा? क्योंकि उससे भी प्रोसिक्यूशन में केसेस साबित करने में मदद मिलेगी, क्लूज मिलेंगे, पुलिस का काम आसान होता है उससे। यू आर राइट। उसमें अभी जो है वो जो फर्स्ट फेज है, एक तो जो हाईवेज का सेफ सिटी है, उस पर तो चीफ मिनिस्टर साहब ने काम शुरू हो चुका है। उस पर तो ऑलरेडी जो है पैसे भी एलोकेशन हो गई उनकी और वो उसको काम चल रहा है। जो पुलिस के अलग है, लेकिन जो अभी जो नया फर्स्ट फेज है वो 5.5 अरब रुपए का एक उन्होंने बनाया है, तो वो ऑलरेडी उसके भी टेंडर वगैरह हो गए हैं। अभी चंद दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका एग्रीमेंट भी साइन कर दिया। मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन में, शायद मंडे ट्यूसडे तक उनको फर्स्ट पेमेंट भी फर्स्ट फेज की मिल जाएगी। ये सारी चीजें डिले, केयर टेकर गवर्नमेंट में भी काफी चीजें डिले हुई थी जो कि गवर्नमेंट के प्लान में थी, लेकिन अब खैर अब जो चीज टाइम गुजर गया। बट अब जो है उसके लिए पैसे, वो फर्स्ट फेज का हो चुका है प्रोसेस। जैसे फर्स्ट फेज से काम स्टार्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट सेकंड फेज को फिर टेंडर करने जाएगी। तो ये भी हमारा प्लान गवर्नमेंट का यही है कि जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सेफ सिटी के जरिए भी हम काफी जो है उसमें हमें मदद मिलेगी, पुलिस को भी हेल्प मिलेगी जियो फेंसिंग में, और हमें भी मदद मिलेगी कि उसको एलिमिनेट किया जाए। ज़ाहिर है आपकी डायरेक्ट मिनिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन अब चूँकि नए होम मिनिस्टर भी आ गए हैं, अब रमज़ान के जो बाकी दिन हैं, आखिरी 10 दिन तो बहुत ही क्रूशल होते हैं, बिकॉज लोग ज़्यादा कैश भी कैरी कर रहे होते हैं, ईद की फेस्टिविटी भी होती है, शॉपिंग भी ज़्यादा होती है, पुलिस वाले जगह जगह बाज़ारों में तैनात भी होते हैं। इज़ देयर एनी प्लान जो कि सिंध की काबीना या सूबाई गवर्नमेंट बना रही है कि टू मेक श्योर कि लोग अपने आप को महफूज तस्वुर करें? देखिए जी, रिसेंटली एक और भी डेवलपमेंट हुई है कि पुलिस को ने मुख्तलिफ जो है वो बाकी भी जो इदारे हैं उनसे भी राब्ते किए हैं, मार्केट के एसोसिएशन से भी राब्ते किए हैं, वहाँ पे भी कुछ मार्केट की अपनी भी सिक्योरिटी और पुलिस भी वहाँ पे हमने इनहांस करे जा रहे हैं। और जितने भी शॉपिंग के एरियाज हैं वहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग, IG साहब ने अभी उन्होंने दोबारा चार्ज लिया है, वो सब ने फैसला किया कि जो उसकी पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ रेंजर्स भी कराची में उसकी डिप्लॉयमेंट है, रेंजर्स जो है वो भी साथ साथ पुलिस के साथ वो भी अपनी पेट्रोलिंग करेगी।
कि ये चीज़ को कम से कम जितना कंट्रोल किया जा सके उतना कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया आपका शर्जील इनाम मेमन साहब। लेकिन जाते जाते ज़रा आप चूँकि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं, हमारे साथ हैं मौजूद, तो हमें बताएंगे कि बसेस की तादाद कब बढ़ रही है, कब नए रूट्स का ऐलान हो रहा है कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके? जी, इस पर मैं कह रहा हूँ ईद के फौरी बाद जो है हमारे कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट में। हम लोग एक मीर खास का नया रूट स्टार्ट कर रहे हैं। कराची में जो सबसे ज़्यादा हमें पजीराई मिली है वो पिंक बस सर्विस की मिली है। पिंक बस सर्विस का भी नेक्स्ट रूट जो है वो फौरी फर्स्ट वीक ऑफ आफ्टर द ईद वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम जो टिकट का सिस्टम है वो भी अब कार्ड के जरिए 18 को उसकी भी स्टार्ट हम कर रहे हैं। और हमारी मजीद ईवी बसेस के 2 रूट्स वो भी ईद के बाद स्टार्ट होंगे। ईद के बाद जो मैं समझता हूँ कि एवरी डे आप लोगों को एक नई खुशखबरी इंशाअल्लाह ताला मिलती रहेगी। रेड लाइन में कुछ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तरक्याती काम रुका हुआ है जिसकी वजह से ज़ाहिर है मुश्किल आती है लोगों को। देखिए जी, रेड लाइन के लिए भी अफसोस की बात यह है कि बीच में केयर टेकर इस बार लंबा चल गया और उन्होंने उस चीज़ को नहीं देखा। लेकिन जैसे ही वापस गवर्नमेंट आई है और ये महकमा में मिला है तो रेड लाइन में कुछ इशूज थे एशियन डेवलपमेंट बैंक और उनकी भी जो इंस्पेक्शन हुई थी उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के और जो ट्रांस कराची उनके इशूज उसको रिजॉल्व कर दिया गया। ईद के फौरी बाद जो काम ये पिछले 7-8 महीने बंद था रेड लाइन का वो भी शुरू हो जाएगा। चलिए ईद के बाद एक और चीज भी कह दूं कि कराची के शहरों में एक और अच्छी खबर ये है कि येलो लाइन BRT जो है वो भी उसकी ईद के फौरी बाद जो है उसके भी टेंडर वर्क भी हो चुके हैं सारे, उनको भी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट हो चुकी है। इसके बाद वो भी शुरू होने जा रहा है जिसमें स्टार्ट करें जाम सादिक ब्रिज और उसके बाद डेपोज भी बनने जा रहे हैं एलिवेटेड। तो ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट के लिए वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो देने जा रही है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड नजर आएगी और पॉजिटिवली इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कराची के शहरों को डे बाय डे नई सहूलियात सफरी मिलती जाएंगी जिससे उनका जिंदगी आसान हो सके। बहुत ज़रूरत भी है जी शहरियों को इसकी। बहुत शुक्रिया और ज़ाहिर है हम आपसे ईद के बाद दोबारा रब्ता करेंगे। प्रोग्रेस पर नज़र रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। आवाम के मसाइल हल हों, आवाम की आवाज़ लोगों तक पहुँचाना, हुक्मरानों तक पहुँचाना, वो भी सिलसिला हम ही करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। शर्जील इनाम मेमन हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वज़ीर सिंध गवर्नमेंट। अभी क्या करना है? अच्छा जी, अभी हमने ये करना है, आपको ये बताना है कि ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर आने वाले नए अरकान अब तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हलफ उठाने के मुंतज़र हैं। भाई आप सोच रहे होंगे क्यों? सूबाई हुकूमत क्योंकि उनसे हलफ नहीं ले रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि जब तक नए मेंबरान हलफ नहीं उठाते सेनेट इलेक्शन नहीं होने दिया जाएगा। इस तनाज़े से सूबे में नए आइनी बहरान का खदशा पैदा हो गया है और 2 अप्रैल को होने वाला सेनेट इलेक्शन भी मुलतवी हो सकता है। तहरीक इंसाफ को गुस्सा है कि उसके हिस्से की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को क्यों बांटी गईं और नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि असद कैसर ने अपने ही वज़ीर आला को वफाक से ताल्लुकात ख़त्म करने का मशवरा दे दिया। ये गुफ्तगू आपने सुन ली और उस वक्त तक हालात ये हैं, इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली साहब की जानिब से अहकामात और इसरार के बावजूद स्पीकर बाबर सलीम सवाती इजलास ना बुलाने पर अड़े हुए हैं और साथ ही सूबाई हुकूमत पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है जिसमें नए मेंबरान से हलफ लेने और सेनेट इलेक्शन में वोट डालने की इजाज़त दी गई है। सूबाई वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने तक हम नए अरकान से हलफ नहीं लेंगे। सो दिस इज़ इट। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा साफ बता दिया है कि अगर आपकी हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों पर आए लोगों की हलफ बर्दारी नहीं होने दी तो वो सेनेट इलेक्शन भी नहीं होने देंगे। तो क्या समझा जाए सर, हलफ लेना पड़ेगा आप या नहीं? देखें, हमने हल्फ लेने से कभी भी इनकार नहीं किया। जो लोग मखसूस नशिस्तों पर पार्टी सीट्स के तनासब से मुंतखब हुए हैं उनको बिल्कुल हल्फ उनका लिया जाएगा और वो असम्बली की रुकनियत उनकी कायम रहेगी। लेकिन जो तरीक़ाकार है उस पर यकीनन हमें एतराज़ है और हम उस एतराज़ को दूर करने के लिए अदालती कार्रवाई करेंगे जो कि फैसला करेगी कि एग्जैक्ट किस तरीक़ाकार के तहत ये इंतखाब और ये हल जो है होगा। हमें इंतखाब के जो बुनियादी तरीक़ाकार और फार्मूला इलेक्शन कमीशन ने तय किया है और जिसके तहत इन लोगों को इलेक्ट किया है, हम समझते हैं कि वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। तो उसको दुरुस्त करना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि हमारी सीटें जिन पर हमारा हक था, जो मेजॉरिटी पार्टी है, वो सीटें बंदरबांट
वाले तरीक़ेकार के तहत दीगर पार्टियों को दी गई हैं, जो कि उनका हक नहीं बनता। अब जो उनका हक बनता है वो सीटें देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर वो आए, वो हल्फ उठाएंगे और बिल्कुल उनको रुकनियत जो है उनकी फ़ाल हो जाएगी। लेकिन जो बंदर बांट की गई है हमारी नशिस्तों पर, उस पर हम यकीनन अदालतों से रजू करने का हक रखते हैं। सर, अगर आप लोग अपनी जगह कायम रहते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन अपनी जगह, तो एक नया आईनी बहरान, डेडलॉक किसी कैफियत होगी, फौरी तौर पर आपकी नज़र में क्या हल हो सकता है इसका? जहां तक आईनी बहरान का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कोई आईनी बहरान नहीं है। आईनी बहरान तो वहां पैदा होता है जहां आईन क्लियर ना हो या आईन में किसी मसले के हल की गुंजाइश ही ना हो। लेकिन यहाँ तो आईन बिल्कुल क्लियर है और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को सिर्फ आईन को पढ़कर उसको गैर मुतासिबाना अंदाज में समझकर और उस पर अमल पैरा होने की, एक मुनसिफाना अंदाज में अमल करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन को हम बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे लोगों को के साथ मुतासिबाना सलूक ना करें और जो हमारा हक है हमें दें और जो दूसरों का हक है वो उनको दें। तो कोई आईनी बहरान नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन को अपनी ज़हनियत, अपनी सोच और अपने रवैया जो है उसको दुरुस्त करना होगा। सर, असद कैसर साहब आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने गंडापुर साहब से मुतालबा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी हुकूमत से राब्ते ख़त्म कर दें। सर, ऐसा मुमकिन है? मतलब कितनी संजीदगी से ले रहे हैं आपके वज़ीर आला इस मुतालबे को? असद कैसर साहब का अगर ये मुतालबा आया है तो ये मुतालबा पार्टी के मौक़िफ़ का इजहार नहीं करता। ये उनका एक ज़ाती मुतालबा हो सकता है, ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार इस वक्त इलेक्ट हुए हैं और जो हमारी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, ये इसलिए बनी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमें वोट दिया है और वोट उन्होंने हम पर एतमाद इसलिए किया है, इसलिए हमें वोट दिया है कि हम उनके मसाइल हल करें। हम चूंकि पाकिस्तान की फेडरेशन का एक हिस्सा है, रियासत पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि हम पाकिस्तानी रियासत के अंदर रहते हुए वफाक के साथ ताल्लुकात ही ना रखें। इसका मतलब तो यही होगा कि हम शायद कोई अलग रियासत बनाने चल पड़े, जो कि ऐसा हरगिज नहीं है। हम चाहते हैं कि वफाक की तरफ से जो हुकूक और जो बकाया जात और जो वसाइल खैबर पख्तूनख्वा का हक बनते हैं वो उसको मिले और इसीलिए हम उन तमाम इदारों के इजलास में और उन तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे जो वफाक के ज़ेर एहतमाम है और जहां पर हम अपने सूबे के अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहें और उनका हक उनको दिलाते रहें। तो ये एक हमारी पार्टी का एक मौक़िफ़ है, उसूली मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब की हिदायत के बिल्कुल तहत हम ये सब कुछ कर रहे हैं और यही वजह है कि हमारे वज़ीर आला पहले वज़ीर आज़म से मिले, उसके बाद SIFC के इजलास में शिरकत की। हमारे दीगर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं सूबाई, वो वफाकी हुकूमत के तहत जितने भी इदारे हैं, चाहे वो मुश्तरका मफादात कौंसल है या और कोई आईनी इदारा है, उस पर हम जाएंगे और हम अपने सूबे के आवाज़ रहेंगे। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट से जुड़ी खबर यह है कि कल तक बाबर और कोच पक्के थे, आज पता चल रहा है कि अभी कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। इनफैक्ट कोचेस के लिए इश्तिहार दिए जा रहे हैं, बाबर ने अपनी शराइत रख दी हैं, PCB कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहा है। कोचेस की बात करें तो कल तक ये खबर थी कि गैरी क्रिस्टन और जेसन क्लेप्सी के नाम तय हो चुके हैं, लेकिन फिर आज PCB की वेबसाइट पर एक इश्तिहार का ज़ुहूर हुआ तो शकूक पैदा हुए हैं। इश्तिहार में तो वाज़ेह है कि वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के लिए अलग अलग कोचेस होंगे, लेकिन इनसे दरखास्तें 15 अप्रैल तक मांगी गई हैं, यानी इससे पहले कोई फैसला होने वाला है नहीं। उधर कल तक बाबर आजम की कप्तानी कन्फर्म थी, तो आज इस मुताल्लिक भी कुछ मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। बाबर के कुछ करीबी दोस्त हमें भी कल मिले थे और उन्होंने कहा कि जी कुछ शराइत हैं जिन पर बात नहीं बन रही है। अब बताया जा रहा है कि बोर्ड बाबर को T20 का कप्तान बनाना चाहता है, लेकिन बाबर को तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी चाहिए और इन शराइत के बाद ज़राए बता रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बाबर से बात करने एबटाबाद पहुँचे हैं, जहाँ काकुल अकेडमी में क्रिकेट कैंप चल रहा है। इस पूरी सूरत हाल में जहाँ बहुत कन्फ्यूजन है, वहाँ एक बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है कि इतनी लेदे के बाद कप्तान जो भी बना, टीम की सारी जिम्मेदारी उसे फिर लेना होगी। फिर ये खुशगप्पियाँ करते हुए, ये ऑप्टिक्स ही होते हैं वैसे कि जी टीम बड़ी यूनाइटेड है और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, बारिश भी हो रही है काकुल में, सो खुशगप्पियाँ करते हुए
कुछ विजुअल्स भी सामने आए थे, फिर लड़के ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ये भी विजुअल्स कुछ दिन पहले शेयर किए गए थे। सुहेल इमरान हमारे साथी लाहौर से मौजूद हैं। सुहेल भाई, कल तक तो हम बस समझ रहे थे बाबर पक्के हो गए हैं, लेकिन अभी वहाँ भी डामाडोल है, मामला है। अब्दुल्ला भी आपने अपने इंट्रो में कोचेस की बात की, मुझे लगता है कि आप इसके बारे में बाद में मुझसे पूछेंगे। और अब क्योंकि आपने पहले बाबर आजम की बात की है, तो बाबर आजम की जो तजवीज दी थी कौमी सिलेक्शन कमेटी ने, वो तजवीज वहीं की वहीं पे है। और चेयरमैन मोहसिन नकवी बाबर आजम को कप्तान भी देखना चाहते हैं। कप्तान की तब्दीली का फैसला भी हो चुका है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि उसको शरायत की बात है, तो इसमें जितनी शरायत इस वक्त सामने आई है, मैं अभी एक बात कर रहा था अपने एक कोलीग के साथ, तो मैंने कहा जिस तरह सियासत में जब कभी आनी होती है, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आनी होती है या कोई और भी ऐसी चीज आनी होती है, तो इतनी सियासत में चीजें सामने नहीं आ रही होती जितनी पिछले एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के जो। आवाज जरा आपकी खराब हो रही है। जी आवाज आ रही है अब्दुल्ला आपको? जी बताइएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। जी अब आ रही है आपको? जी बेहतर है। इतनी चीजें सियासी दाव पेच तो हमने देखे थे, बिल्कुल। अब ये क्रिकेट की कप्तानी में भी नजर आ रहे हैं, तो कौन दाव पेच कर रहा है, कौन है जो चाल चलता है फिर जवाबी चाल चली जाती है? व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली? मैं अगर ये कहूं कि अगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कॉरिडोर्स हैं, वहां से अगर इस तरह की जो चीजें निकल रही हैं जिनको नेगेटिव अंदाज में सामने लाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। क्योंकि इस तरह की शरायत बाबर आजम में जिस तरह की बयान की जा रही है सोशल मीडिया पर या वैसे मीडिया पर लाई जा रही है, उस तरह की कोई भी कप्तान बनने वाला इस तरह की शरायत सामने नहीं रख सकता। मासवाए इस चीज के कि वो ये जरूर कह सकता है कि मुझे वक्त दिया जाए, मुझे 1-2 सीरीज के लिए कप्तान नहीं बनाया जाए, बल्कि इस T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान ना बनाया जाए, बल्कि 2026 के वर्ल्ड कप तक कप्तान मुकर्रर किया जाए। इसमें कोई थोड़ी सी लॉजिक भी नजर आती है। इसके अलावा जितनी भी शरायत कही जा रही है कि सिलेक्शन मेरे पास होगी और मैं जिसको चाहूंगा खिलाऊंगा, जिसको चाहूंगा नहीं खिलाऊंगा, मेरी मर्जी के मुताबिक सारे काम होंगे, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये जरूर हो सकता है, हुआ भी है और हो भी सकता है कि जी उसने अपनी अथॉरिटी मांगी, उन्होंने कहा कि जी मुझे जरूर इस हवाले से अगर आपने मुझसे पूछना है कारकर्दगी का, तो मुझसे मेरी जो है वो टेन्योर मेरा थोड़ा सा हो सकता है कि मुझे 2 साल के लिए कप्तान मुकर्रर किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी चीज है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 नवंबर 2023 को जब शाहीन आफरीदी और शान मसूद को कप्तान मुकर्रर किया था, तो उसमें जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था उसमें किसी किस्म का जो टेन्योर था उसका निशानदेही नहीं की गई थी। इसलिए समझना कि यही चाहिए कि शाहीन आफरीदी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान है। अब उनको सिर्फ एक सीरीज के लिए कप्तानी नहीं दी गई थी, और यही जो चीज है वो अब खटक रही है बाबर आजम को भी कि अगर एक सीरीज खराब जाती है या अगर वर्ल्ड कप खराब जाता है तो फिर एक मरतबा उन्हें हटाना दिया जाए, बल्कि अगर अब उन्हें कप्तानी सौंपी जा रही है। चलिए, वैसे तो अभी भी लोगों का अभी चूंकि फैसला नहीं हुआ है, तो अभी भी बहुत लोगों का ये मानना है कि शाहीन शुड कंटिन्यू बिकॉज दिस शुड नॉट गो ऑन लाइक दिस। अब ये बताएं, कोचेस के बारे में इश्तिहार आ गया, पहले सुन रहे थे जी मामला तय पा गए। अब्दुल्ला, ये एक तरीकाकार है और इसके जो उसके मुताबिक इश्तिहार जारी किया गया। जितनी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी अपॉइंटमेंट्स करना होती हैं, जिनकी एक लमसम तनख्वाह जो है वो 1 लाख से ऊपर हो या 2 लाख तक हो, उनके लिए तो आप कंसल्टेंट के तौर पर उनके साथ मुआहिदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को लंबे रन के लिए उसके साथ मुआहिदा करना, तो ये पेपरा रूल्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अखबार में इश्तिहार देना होता है, और उसके लिए कम अज कम जो है वो 2 हफ्ते का वक्त होता है, और उस 2 हफ्ते के दौरान फिर वो उनके दरख्वास्तें आती हैं, फिर उसके बाद अमल शुरू होता है। आपको याद होगा कि पिछले साल जब नजम सेठी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे और ग्रांट ब्रैडमैन और मिकी आर्थर के साथ जो मुआहिदा हुआ था, मुआहिदा पहले हो चुका था, और हालांकि उसकी जो मुझे आज भी याद है कि उनकी जो तारीखें थी जिसमें वो दरख्वास्तें जमा करवा सकते थे वो ज्यादा बाद की थी, लेकिन अपॉइंटमेंट उनकी पहले हो चुकी थी। लेकिन इश्तिहार देने का ये मतलब नहीं है कि कोई शकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं गैरी कर्स्टन के और जेसन गिल्स्पी के नामों के पर। वो अभी दोनों नाम अभी भी इंटैक्ट हैं। आज भी हमारी क्रिकेट बोर्ड के जराये के साथ बात हुई है, वो कहते हैं कि अभी भी पॉजिटिव अंदाज से बातचीत चल रही है। उनको तो लॉक कर चुके हैं जेसन गिल्स्पी को, और जहां तक गैरी कर्स्टन का वो भी बड़े अच्छे अंदाज से आगे बात बढ़ रही है, और उनके साथ अब तो इस चीजों के ऊपर बात होना शुरू हो गई है। चलिए, मामला तकरीबन वहां तय पा गए। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल भाई। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है या
आप तो घर में बैठे में हो सकता है किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हों और अपनी फ्रस्ट्रेशन आपने कीबोर्ड या कीपैड के ज़रिए किसी दूसरे शख्स में निकाल दी जिसका आपकी ज़िंदगी से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कितना मुतासर कर सकती है, कितने बड़े बड़े फ़ैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। अमरीकी मशहूर गुलकारा हैं लीज़ो, ये टिक नहीं सकें सबके सामने, इन्होंने सब कुछ छोड़ने का ऐलान कर दिया और सोशल नहीं म्यूज़िक इंडस्ट्री तक छोड़ने का ऐलान कर दिया। उसके बाद इनको सपोर्टिव बहुत पोस्टें आई, पैरिस हिल्टन तक ने लिखा, बहुत से लोगों ने लिखा कि नहीं इस तरह सरेंडर ना करें। गुज़श्ता 12 साल से म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं, कई मारूफ सिंगल्स दिए हैं, एमी जीत चुकी हैं, ग्रैमीज जीत चुकी हैं, करोड़ की तादाद में इनके फ़ैन्स हैं। इन पे अपने भी कुछ केसेस हैं जो इन पे चल रहे हैं। इनकी फॉर्मर डांसर्स एंड ट्रूपे की उन्होंने लगाए थे हरासमेंट के, हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट के, सो वो भी सिलसिला चल रहा है साथ साथ। लेकिन साथ ही इनको ऑनलाइन ट्रोलिंग और बकौल इनके ऑनलाइन हरासमेंट का सामना है, जिसके सामने इन्होंने सरेंडर किया और म्यूज़िक इंडस्ट्री ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि थोड़े ही दिन पहले की बात है कि ये अपने फैंस को ये बता रही थी कि किस तरह वो नए गानों पे काम कर रही हैं और नए लिरिक्स लिख रही हैं और वो सारा कुछ कर रही हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैं तंग आ चुकी हूँ एंड आई क्विट। सो ये असर होता है लोगों की ज़िंदगी पर जब हर तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें ट्रोल किया जाता है। बात है, चले जी, दैट इज़ इट। एंड कल है 20वां रोज़ा, वी गोना सी यू टुमारो एंड हुमा वुड आल्सो बी विद अस। शी हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, हम बचपन में दरख्वास्त लिखते थे ना, टुडे शी कुडंट मेक इट, वी गोना सी यू टुमारो।